एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 2 सितंबर के दिन आपका बायोलॉजी का प्रश्न पत्र होने वाला है। उसके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने वाली हूँ। आंसर शीट इसकी तैयार कर ली है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित मिलने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी तरह की आपकी परीक्षा में हम कमी नहीं रखेंगे। देखिए, मेहनत और तैयारी करना आपके हाथों में है। यदि वास्तव में आपको 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर यदि लाना है तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, तो चलिए, इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। आपने अभी तक नहीं देखा है ये वाला वीडियो तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल मात्र मैं आपको 2 सेट पेपर दूंगी जिनमें ही आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो बिना किसी देरी की वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चनों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है। तो कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष। तो इसका आंसर आपका बार राइट रहेगा। ठीक है, मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष, तो ये यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, दूसरा है बीज का परिवर्धन होता है। बीज का परिवर्धन यानी कि विकास होता है किससे? बीजांड से। तीसरा है पराग कोश के अंदर की भित्ति परत है टेपिटम। चौथा है आलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है। तो आलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या रहेगी आपकी 1। और यदि लैंगिक जनक में भाग लेने वाले जनकों की संख्या पूछी जाए तो कितनी रहेगी? 2। पांचवा है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है। तो पॉलीगोनम आपका है 8 केंद्रीय और 7 कोश की। छठा है वेलिसेनेरिया में किस प्रकार का परागकण होता है? तो इसमें आपका होगा जल परागण। ठीक है, चलिए, तो ये आप किस तरह से सही विकल्प हुए सॉल्यूशन के साथ में। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला है कि अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती। कितनी ध्रुव कोशिकाएं बनेगी एक अंडाणु से? 3। दूसरा है कि शुक्राणु के खालिस्तान भाग में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई, माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो कहाँ पे? मध्य भाग। तीसरा है निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के खालिस्तान में होती है, अंड वाहिनी में। चौथा है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को खालिस्तान कहते हैं, तो प्लेसेंटा। पांचवा है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं, निषेचन। छठा है खालिस्तान द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो 400 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कॉपर ल्यूटियम का निर्माण अपरा में होता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है, असत्य है। तीसरा है मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं। तो ये आपका असत्य है। चौथा है द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है। तो बिल्कुल सत्य है। पांचवा हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। तो ये आपका सत्य है। छठा है जीन विनिमय की क्रिया पैकिटिन अवस्था में होती है। तो ये आपका रहेगा सत्य। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सत्य भी कंप्लीट हुए फुल सॉल्यूशन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी। पहली टर्नर सिंड्रोम, इसकी जोड़ी इसके सामने है। लाइकेन फेल्टर्स सिंड्रोम, इसकी जोड़ी ये आपकी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे पढ़ने में आपकी जोड़ी नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही नंबर डाल दिए पहले से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। चलिए, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट करते हैं।
देखिए पहला है, यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो 32% होगा। दूसरा है, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तीसरा है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90% का। चौथा है कि किसी एक मृत पौधी जीव का नाम लिखिए। तो मशरूम, ठीक है, क्या है? मशरूम। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है? तो सीधी दिशा में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। तो पहले आप सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। हुए 16 क्वेश्चन। आपको देखिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे ताकि आप सभी सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। वो देखिए बहुत ही सरल भाषा में लिखी है ताकि आप 2 से 3 बार पढ़े, उसमें आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्न की आंसर शीट। तो देखिए ये आपका 6ठा क्वेश्चन, स्वपरागन की कोई 2 हानियाँ लिखिए। तो स्वपरागन की हानियाँ, पहली, स्वपरागन से उत्पन्न पौधे दुर्लभ और अस्वस्थ होते हैं। तो स्वपरागन से जो उत्पन्न पौधे होंगे वो कैसे होंगे? दुर्लभ यानी कि कमजोर, दुर्लभ यानी कि कमजोर और अस्वस्थ होंगे। ठीक है, दूसरा है कि इन पौधों में से नए गुणों का समावेश नहीं होता है, जिससे आनुवांशिक विविधता कम होती है। ठीक है, इन पौधों में नए गुणों का समावेश यानी कि नए गुण नहीं होते हैं, जिससे आनुवांशिक विभिन्नताएं कम होती है। यानी कि ये आनुवांशिक विभिन्नता इनमें कम होगी। जैसे कि बिल्ली, अब देखिए बिल्लियों का रंग, कोई सी बिल्ली आपकी सफ़ेद होगी, कोई सी ब्राउन कलर की होती है, कौन सी भूरे रंग की होती है। तो इस तरह की जो विभिन्नता है, इनकी विभिन्नता बोलेंगे तो इस तरह की जो विभिन्नता है वो हमें इन पौधों के द्वारा नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये आपकी 2 हानियाँ रहेगी स्वपरागन की। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है पर परागन से कोई 2 लाभ लिखिए। तो पर परागन से लाभ, नंबर 1, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी और स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि परागन से बनने वाले जो पौधे हैं उनसे हमें फल बड़े, भारी और कैसे प्राप्त होंगे? स्वादिष्ट। और इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है, इनमें जो बीजों की संख्या रहेगी वो अधिक पाई जाएगी। तो ये पहला लाभ। दूसरा है कि पर परागन से उत्पन्न बीज बड़े, भारी, स्वस्थ और अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सरल है। क्यों लिखे हमने सरल? क्योंकि आप वैसे तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा इसके लिए, ताकि आप 2 से 3 बार पढ़ें और अच्छे से इनको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और देखिए एक बात और है, आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ यदि नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर दोनों ही सेट पेपर की आंसर शीट यानी कि जो PDF हमने तैयार करी है वो आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे है आभासी फल किसे कहते हैं। तो आभासी फल हम किसे कहेंगे? तो आभासी फल ऐसे फल होते हैं कि जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि से भी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सेब में पुष्पासन फल के निर्माण में भाग लेता है, इसलिए इसे आभासी फल कहा जाता है। तो हम आभासी फल किसे कहेंगे? तो देखिए आभासी फल ऐसे फल होते हैं कि जिनका जो निर्माण है वो अंडाशय से ही नहीं बल्कि और पुष्प के अन्य भागों से भी होते हैं। जैसे कि पुष्प के अन्य भाग है पुष्पासन, बाह्यदल, आंतरिक चोल। ठीक है, तो ये जो पुष्प के भाग है इनसे भी आभासी फल का निर्माण होता है। जैसे कि
यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, सेब में पुष्पासन फल के निर्माण में भाग लेता है। तो देखिए, जब हम जो सेब का नीचे वाला जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको काट के हम मिट्टी में दबा देंगे तो एक फल का विकास हो जाए। किस फल का? सेब का। ठीक है, हम सेब के फल को काट रहे हैं। तो इस तरह से अन्य भागों से फल का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आभासी फल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई से फल का निर्माण बीज से होता है, तो किसी का छिलके से हो जाता है, किसी की डाल से हो जाता है। तो फल का जो निर्माण है वो ऐसा नहीं कि अंडा से ही होगा, पुष्प के अन्य भाग से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में टेपिटम के वही 2 महत्व। तो टेपिटम के 2 महत्व आपके सामने हैं। पहला कि यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। दूसरा कि यहाँ परागकणों के बाहरी आवरण एक्साइन के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का स्त्राव करती है। अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा के 2 कार्य। तो प्लेसेंटा के कार्य ये रहे आपके सामने कि यह माँ से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की आपूर्ति करता है। दूसरा कि यहाँ भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों के रूप में है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो एक संकर क्रॉस किसे कहेंगे? तो देखिए, एक संकर क्रॉस एक आनुवंशिक क्रॉस है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों जैसे पौधे की ऊंचाई, लंबाई या बोना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में द्विसंकर क्रॉस, तो इसी का उल्टा रहेगा। देखिए, नाम में ही आंसर छुपा है। उसमें एक संकर क्रॉस था तो उसमें एक जोड़ी था, इसमें द्विसंकर है तो इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण रहेंगे। जैसे कि द्विसंकर क्रॉस एक आनुवंशिक क्रॉस है जिसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों जैसे पौधे की ऊंचाई और बीज का रंग, ठीक है, पौधे की ऊंचाई और बीज का रंग का एक साथ अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन 10वां, आनुवंशिक कूट की कोई 2 विशेषता है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग। तो काफ़ी सरल और सिंपल है। देखिए, पहला अपराधियों की पहचान और फोरेंसिक जांच में, दूसरा पितृत्व विवादों को सुलझाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो देखिए, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं कि जो किसी जीव के पूर्वजों में कार्यात्मक थे लेकिन वर्तमान पीढ़ी में उनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता और वे अविकसित या निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि हम कहें तो कि वे अंग हमें मिल ही नहीं पाए। जैसे कि अब धीरे धीरे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जंतु कि जिनकी जो जाति है वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है और आने वाले समय में हम उनको और भी नहीं देख पाएंगे। देखिए, अभी भी हम देख रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में हम देख रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वो उनको पहचानेगी ही तक नहीं। ठीक है, तो वो इस तरह से पूरी समाप्त हो, तो वही क्या है? आपके अवशेषी अंग है। ठीक है, चलिए इसके बाद में समजात अंग। तो समजात अंग वे अंग होते हैं कि जिनकी मूल रचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे मनुष्य के हाथ यानी कि हमारे हाथ और पक्षियों के जो पंख है ना उनको आप देखेंगे तो हमारे पक्षियों के पंख और हमारे जो हाथ है वो समान है, एक जैसे दिख रहे हैं। थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा एक जैसा है, पूरा चाहे नहीं हो लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन उनके जो पंख है उनके अलग कार्य होंगे और हमारे जो हाथ है, हमारे हाथ के कार्य, अब वो पंख का उपयोग किस में करते हैं? जैसे उड़ने के लिए। ठीक है, और हम हमारे हाथों का प्रयोग कैसे करते हैं? किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो कार्य अलग अलग रहेंगे। पोषण स्तर को परिभाषित कीजिए। तो पोषण स्तर की ये परिभाषा है तो ये बहुत ही सरल और सटीक है एकदम।
आप आराम से सारे क्वेश्चनों को बिन झिझक करिए और इसकी पीडीएफ के लिए हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीन पर पुरुषों में पाए जाने वाले 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। तो नंबर 1 है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये में। तो पुरुषों में पाए जाने वाले 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण, पहला दाढ़ी और मूछ का उगना यानी दाढ़ी मूछ उगाना, आवाज़ का भारी होना यानी कि आवाज़ का बदल जाना। ठीक है, तीसरा मांसपेशियों का विकास और शरीर पर बालों का बढ़ना, मांसपेशियों का विकास होना। ठीक है, जो हमारी पेशी है वो पतली से मोटी हो जाती है और शरीर पर बालों का यानी कि हमें शरीर के ऊपर धीरे धीरे बाल उगने लग जाते हैं। तो ठीक है, ये काफ़ी सरल और मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। इस प्रश्न को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट करें। देखिए अगला प्रश्न है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए में के एक एक कार्य लिखे। तो इनके एक एक कार्य है। टीआरएनए का एमिनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, फिर एमआरएनए का निर्माण, आरएनए का कार्य, ये डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को राइबोसोम तक ले जाता है जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और कैपिटल ये आर है, ठीक है, स्मॉल आर है। तो आरएनए का कार्य क्या होगा कि ये राइबोसोम का एक घटक है जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पेप्टाइड बंधन बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से बाकी के प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसका भाव रखते हुए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में 3 अंतर। तो देखिए काफ़ी सरल और सिंपल है, आराम से इनको आप कंप्लीट करें। ठीक है, पहले तो हम इनकी संरचना बताएंगे। तो खाद्य श्रृंखला एक सीधी रेखिक अनुक्रम है, जबकि खाद्य जाल कई स्पर्श जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं को एक जटिल नेटवर्क है। फिर हम इनका ऊर्जा ह्रास प्रभाव बताएंगे, फिर स्थिरता रहेगी। ठीक है, इसके बाद में ये इसका अथवा ये आपका 7वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड और उसके कार्य, मानव निर्मित स्थानीय पारितंत्र के विभिन्न घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक हो गए, मानव जीनोम की 4 विशेषताएं, डीएनए आरएनए में अंतर, पहले हम इनकी शर्करा की बात करेंगे, फिर नाइट्रोजन क्षार बताएंगे, फिर संरचना कार्य। ठीक है, फिर ये आपका 19वां क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया का आरेख की सहायता से स्पष्टीकरण। इसके बाद में मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से लाभ। और लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन क्या है, सचित्र समझाइए। ये द्विनिषेचन, ये त्रिसंलयन आपका हो गया। फिर ये आपका इसका अथवा नर युग्मोद्भिद एवं मादा युग्मोद्भिद में 4 अंतर। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ये मैंने आपको सेट बी भी पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। वास्तव में देखिए आपको अच्छे अंक लाना है। यदि 70 में से आपको 60 से 65 नंबर प्राप्त करने हैं तो ये आप दोनों ही सेट कंप्लीट करें। दोनों ही सेट में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बता चुकी हूँ। और किसी भी तरह की और आपको मदद चाहिए तो आप कॉल करके हमें बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर दी है, आप उन पे हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।